नमस्कार मित्रों, आज आपसे एक दिलचस्प विषय पर कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। विषय यह है कि क्या भाषा को किसी मज़हब विशेष से जोड़कर सीमित किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? मैं इस बारे में कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट, सीधी सपाट बयानी से काम नहीं ले रहा, सिर्फ परिस्थितियाँ आपके सामने परोस रहा हूँ। निर्णय आप लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि श्रोता या दर्शक जो है वो बहुत सारी बातों का निर्णय स्वयं लेने में समर्थ है। और आज का जो विषय है मित्रों, विशेष रूप से मैं उर्दू और हिंदी के संबंधों तक सीमित रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो बाद में भी इन पर विचार विमर्श हम समय समय पे करते रहेंगे, लेकिन ये जहाँ तक मेरी अपनी निजी सोच है उसके मुताबिक मेरा विनम्र ये आग्रह है कि भाषा का मज़हब से कोई रिश्ता संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो मित्रों बहुत सारी बातें जो हैं उनमें हमें पछताना पड़ गया होता कि हम ये क्या कर रहे हैं। अपनी अपनी भाषा को खंगालना पड़ता, बड़ा मुश्किल हो जाती। हिंदी उर्दू की बात छोड़ें, कन्नड़ भाषा की बात ले लें। कन्नड़ भाषा में भाषाविदों के अनुसार फ़ारसी मूल के 4000 शब्द हैं। 4000 शब्द कन्नड़ भाषा में, जो कि एक दक्षिण भारतीय भाषा है। और कई वहाँ अनेक ऐसे शहर हैं, लगभग 45 के आसपास शहर और कस्बे हैं जिनका नाम भी उर्दू फ़ारसी मूल से है, ताल्लुक़ रखता है। मसलन गुलबर्गा जो है ये भी पर्शियन ओरिजिन का शब्द है। बेलगाम, बगलकोट, बहुत सारे ऐसे कस्बों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं जो कि फ़ारसी मूल के हैं या फिर तुर्की से भी आए हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, नाम हैं हमारे शहरों के जिनसे हम मुनकिर नहीं हो सकते, जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते, जिनके अस्तित्व से। और कई बार ये होता है कि भाषाओं के नाम भी, यहाँ तक कि भाषाओं के नाम भी दूसरी भाषाओं से कई बार ले लिए जाते हैं, या स्वाभाविक रूप से, क्योंकि भाषा तो एक बहता प्रवाह है, नदी का प्रवाह है, उस प्रवाह में बहकर आ जाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस हिंदी को हम साहित्य का एक सशक्त माध्यम मानते हैं और उसमें पूरे के पूरे वर्गीकरण, और उसमें इतना विशाल कैनवस पर हम हिंदी साहित्य को लेते हैं, पूरे के पूरे वर्गीकरण भी हैं, समीक्षा शास्त्र भी है, छंद शास्त्र भी है, अलंकार भी हैं, सब कुछ है। और इसके अलावा हिंदी के साहित्यकारों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो साहित्यकार जिन्होंने इस भाषा को समृद्ध किया, इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन हिंदी मूल रूप से एक अरबी शब्द है। अब इस तथ्य से हम कैसे इससे इनकार कर पाएंगे? पंजाबी है, पंजाबी का साहित्य भी समृद्ध है, पंजाबी साहित्य का अपनी एक शैली है, पंजाबी साहित्य का अपना एक मुहावरा है, और उस भाषा का जो ओरिजिन है वो फ़ारसी से लिया गया है। पंजाबी जो शब्द है ये फ़ारसी वालों का क्लेम है, दावा है कि ये शब्द हमारे पास से लिया है। उर्दू की बात कर लीजिए। उर्दू जो है मूल रूप से एक तुर्की शब्द है, मतलब है लश्कर। एक तुर्की शब्द से एक भाषा का नाम पड़ गया, लेकिन किसी भी भाषाविद ने इस बात को खुले मन से स्वीकार नहीं किया। हिंदी साहित्य की एक अलग से दुनिया है, अपना संसार है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बड़ी उपलब्धियाँ विश्व साहित्य के नाम पर दर्ज हैं। यही स्थिति पंजाबी साहित्य की है, यही स्थिति उर्दू साहित्य की भी है, और यही स्थिति कन्नड़ साहित्य की भी है। सब जगह भाषाओं का दखल जो है, एक दूसरे में प्रवेश, और एक बड़ी अजीब स्थिति में हम लोग कई बार पहुंच जाते हैं कि हम लोग उनसे इधर उधर हो नहीं सकते। ये सच्चाइयाँ हैं, ये कठोर सत्य हैं, ये तथ्य हैं, और तथ्यों से मुनकिर होना, तथ्यों से इनकार करना किसी भाषाविद के लिए संभव नहीं होता। मित्रों, एक और उदाहरण आप लीजिए कि 300 के लगभग ऐसी हिंदू जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं उर्दू या फ़ारसी से जुड़ी हुई, उर्दू या फ़ारसी से जुड़ी हुई हैं। मसलन नेहरू शब्द मूल रूप से फ़ारसी से आया। खजांची एक जाति का है, स्वरूप है। हमारे देश में बहुत सारे हिंदू परिवारों के साथ खजांची की जाति या उपजाति का उल्लेख होता है, ये भी शब्द उर्दू का है। इसी प्रकार से फोतेदार है, लोहार शब्द है, कुम्हार है, यहाँ तक कि पेशवा शब्द, ये सारे के सारे जो हैं
इनका आदि का जो उद्भव है वो उर्दू से माना जाता है। और कई बार ये भी होता है कि एक शेर मुझे याद आता है कि कत्ल उर्दू का भी होता है इसी निस्बत से, कत्ल उर्दू का भी होता है इसी निस्बत से, लोग उर्दू को मुसलमान समझ बैठे हैं। तो ये एक अजीब सी स्थिति है जिससे उबरना, जिस पर विचार करना, जिससे उबरना भी संभव नहीं है लेकिन विचार करना बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का और उनका जो उर्दू और पर्शियन में अनुवाद किया गया है, उसी अनुवाद के आधार पर विश्व भर में बहुत सारे भाषाविदों ने, बहुत सारे विद्वानों ने उन्हीं ग्रंथों को अंग्रेज़ी में भी अनुदित किया, लेकिन उन्होंने इसका जो मूल स्वरूप है संस्कृत, उसको पूरी तरह समझने के स्थान पर उर्दू और जो पर्शियन के जो अनुवाद थे उनके आधार पर अंग्रेज़ी में अनुवाद किए। ये बात भी एक तथ्य रूप में सामने आती है हमारे। और मित्रों, इसी संदर्भ में मैं कुछ और एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक हमारे ही उम्र के और हमारे अच्छे सबके मित्र भी और एक अच्छे साहित्यकार, अदीब के रूप में स्थापित शख्स हैं, और उनका चर्चा जब भी होता है तो उस वक्त बड़ा फ़ख्र होता है कि कैसे कैसे विद्वान हमारे बीच में हैं। और मेरी मुराद जो है वो है शीन काफ निज़ाम साहब से। शीन काफ निज़ाम एक ऐसे हमारे वक्त के एक ऐसे शायर हैं, एक ऐसे समीक्षक हैं, एक ऐसे विद्वान हैं जिन पर कई बार गर्व भी होता है। उनकी एक पुस्तक आई है लफ्ज़ के दर पर, और लफ्ज़ के दर पर पुस्तक में उन्होंने अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें उन्होंने संस्कृत के जो बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद, उनकी समीक्षा और उनका भावानुवाद जो है वो प्रस्तुत किया है। मत्स्य पुराण और पुराण अनुशीलन, दो उनकी ऐसी कृतियां हैं जिनकी चर्चा जो है वो विद्वान लोग बड़े गर्व से करते हैं कि क्या ये काम हिंदी में भी किसी विद्वान ने किया कि उसका उसी स्वरूप में, उसी मूल रूप में उसका प्रस्तुतिकरण, उसका भावानुवाद कर दिया हो, और उसमें जो वर्णित जो उपमाएं हैं, जो सिम्बलीज़ हैं, जो सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं, जो बिंब हैं, उनका भी, उनकी व्याख्या भी की हो। ये विद्वान तलाश करने पड़ेंगे मित्रों। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए, कई बार भाषा का एक चक्कर ऐसा है कि कई बार हम बहुत सारे तथ्यों को भुला देते हैं। मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद तुगलक को एक बेवकूफ़ शहनशाह के रूप में याद किया जाता है कि वो अपने फ़ैसलों पे कभी अड़िग नहीं रहता था, बड़े गलत और बड़े तर्कहीन फ़ैसले ले लेता था, और कई बार उसको एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि उसका बर्ताव तो मोहम्मद तुगलक की तरह हो रहा है। लेकिन मोहम्मद तुगलक, आप जानते हैं मित्रों, मोहम्मद तुगलक अपने वक्त में संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान माना जाता था, प्रकांड विद्वान। और उसके लिए संस्कृत ऐसी थी जैसे संस्कृत उसकी अपनी मूल भाषा हो, उसका उच्चारण भी, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका अध्ययन, उसकी टिप्पणियाँ आज भी जब आप खंगालेंगे इन चीज़ों को तो आपके सामने आ जाएंगी। और ये स्थिति मित्रों दारा शिकोह की भी है। दारा शिकोह ने पहली बार, आप अंदाज़ा लगाइए कि 521 उपनिषद कथाओं का पर्शियन में अनुवाद कराया और स्वयं भी किया। और उस अनुवाद कार्य के लिए वो बाकायदा पंडितों के साथ बैठा करता था दारा शिकोह। और उसकी जो शुरुआती दौर की जो उसकी शिक्षा दीक्षा है, हम लोग सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें आदत भी है भूल जाने की। कुछ चीज़ों को हम जानबूझकर भी भूलना चाहते हैं। क्यों भूलना चाहते हैं मैं इस पर विस्तृत टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अभी हमारे नज़दीक है कुरुक्षेत्र, थानेसर। कुरुक्षेत्र, थानेसर कह लीजिए, कुरुक्षेत्र कह लीजिए, वही कुरुक्षेत्र जहाँ गीता का पहली बार उद्घोष हुआ था, और जहाँ बाद में कालांतर में वर्षों बाद, सदियों बाद कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी अपना उत्तर भारत में पहला प्रवचन दिया था। उसी कुरुक्षेत्र में एक मदरसा है, मदरसा शिक्षण संस्था को बोलते हैं। आप सब समझते हैं मदरसा क्या होता है, बखूबी समझते हैं, ना समझना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन मदरसा जो है वो कुरुक्षेत्र में है, और उस मदरसे के जो
मुख्य जो एक प्रकार से शिक्षक थे, मुख्य जो राह दिखाने वाले थे, रास्ता दिखाने वाले थे, वो थे शेख चेहली। शेख चेहली को कादरिया संप्रदाय, जो सूफियों का एक संप्रदाय है, उसका एक बड़ा सशक्त व्यक्तित्व माना जाता है कि कादरिया संप्रदाय को अगर समझना हो तो हमें शेख चेहली की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दारा शिकोह का जो आरंभिक जो शिक्षा दीक्षा थी दारा शिकोह की सारी शेख चेहली के पास बैठ के हुई थी। और उसी मरकज़ में, उसी मदरसे में बैठ कर कहा यह जाता है, क्योंकि इतिहास बहुत सारी चीज़ों के पुख्ता प्रमाण देने में असमर्थ रहता है, इसलिए कि इतिहासकारों ने भी ऐसे तत्वों को कई बार सतही तौर पर लिया लेकिन गहराई से नहीं लिया। और ये एक तथ्य है कि उसी मदरसे में बैठकर वेदांत और सूफ़ीवाद की जो तुलनात्मक जो बातें हैं, दोनों का तुलनात्मक जो अध्ययन है, उस अध्ययन को प्रस्तुत करने का श्रेय दारा शिकोह को जाता है। अब दारा शिकोह ने इतना काम किया कि उसकी जो पांडुलिपियाँ अब तक एक संग्रहालय में रखी हुई हैं। और वो संग्रहालय मित्रों दिल्ली में इंद्रप्रस्थ कॉलेज, ये कश्मीरी गेट के पास ही है। कभी मौका मिले तो देख आइए, वहाँ पर बाकायदा एक संग्रहालय है जहाँ उसके वक्त की पांडुलिपियाँ, उसकी अपनी पांडुलिपियाँ, वो सारी की सारी वो रखी हुई हैं। और इस बात की गवाही देती है कि भाषा का मज़हब के साथ सीधे तौर पे कोई रिश्ता नहीं होता। इसी संदर्भ में मैं आपको एक और तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जायसी का पद्मावत हम हिंदी का एक उसे महाकाव्य मानते हैं। और जब सूफ़ी साहित्य की बात होती है, हिंदी में सूफ़ी साहित्य की बात, तो उस वक्त जायसी को हम चरम पे बैठाते हैं। और मित्रों, जायसी का जो पद्मावत है, जिसे हम महाकाव्य की संज्ञा देते हैं, जिस पर बहुत सारे पाठ्यक्रमों में उसको लगाया गया है, पद्मावत मूल रूप से अपना उर्दू भाषा में लिखा गया था। उस वक्त लिपि ही जो है, वो लिपि ही पर्शियन स्क्रिप्ट जो है वही इस्तेमाल होती थी। और उसी लिपि में ये ग्रंथ लिखे जाते थे। और सिर्फ पद्मावत नहीं, बल्कि उस काल के बहुत सारे ग्रंथ आपको पर्शियन लिपि में मिलेंगे। तो ये चीज़ें सारी की सारी सिद्ध करती हैं कि जहाँ तक हो सके भाषा को हम एक निर्मल प्रवाह के रूप में बहने दें। बहुत सारे शब्द हैं हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। संतरा है, चाकू है। अब संतरा और चाकू को अगर आप कहेंगे ये पुर्तगाल से कहाँ से हम ले आए, अब ये चीज़ें मित्रों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। भाषाओं में इन बातों को स्वीकार किया जाना चाहिए। और भाषा को मज़हब से बिल्कुल दूर रख कर देखेंगे तो हमारी सृजनशीलता भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, और हमारी जो चिंतक वाली जो मुद्रा है वो भी नए रूप में सामने आएगी। धन्यवाद।